आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रेनन मार्टिन ग्रामर सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 37 जो कि अगेन एडवर्ब से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर हम जानेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में, यानी किसी सेंटेंस में एडवर्ब के कहाँ पर स्थान होते हैं, कौन से एडवर्ब कहाँ पर यूज होते हैं। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पे आधारित होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एडवर्ब्स का कहाँ पर पोजीशन होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ हमें नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और एडवर्ब के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके एडवर्ब्स के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ कर के देखते हैं, जो सुनने में अच्छा लगता है, जो भी अच्छा साउंड करता है, हम उसी को सही मानते हैं। बट देखो, स्पोकन इंग्लिश में चलता है, बट अगर आप ग्रामर की रिटन टेस्ट की बात कर रहे हो ना, तो वहाँ पर ग्रामर की 100% एक्यूरेसी चेक करी जाती है। तो आपको सुनने में कौन अच्छा लग रहा है, सुनने में कौन सा खराब लग रहा है, उस पर नहीं जाना है। आपको जचा करके नहीं देखना है कि कौन सा जच रहा है कौन सा नहीं जच रहा है। आपको सभी एडवर्ब्स के यूसेस और उनके पोजीशंस के बारे में पता होने चाहिए। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलिएगा, एक बार मैं शुरू में ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो, आजकल ये सेंटेंस बहुत ट्रेंड में रहता है, और वैसे भी ये सेंटेंस एवरग्रीन सेंटेंस है। तो ये आशिकों के फेवरेट सेंटेंसेस हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर आशिकी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग जानेंगे एडवर्ब ऑफ पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में कि क्या ये सेंटेंस सही है। अगर हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के लिहाज से देखें तो क्या इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत ही फेमस सेंटेंस है, खास करके युवाओं में। तो जब कोई आपके पास प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है, अगर कोई बोलता है आई लव यू, तो आप रिप्लाई में, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में होता है तो तुरंत आप बोलते हैं आई लव यू टू, ठीक है। लेकिन आशिकी के साथ साथ थोड़ा सा ग्रामर पे भी ध्यान दे दिया करो, वरना सामने वाला व्यक्ति की अगर ग्रामर अगर अच्छी निकल जाए ना, तो आपकी बात बनने के बजाय बिगड़ भी सकती है। देखो कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब्स के साथ ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब्स को हम उस वर्ड्स के उन वर्ड्स के नज़दीक रखते हैं जिनको एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं। कोई भी एडवर्ब अगर उसको सेंटेंस में यूज़ करना है तो हम उस एडवर्ब को उस वर्ड के नज़दीक रखेंगे, उस वर्ड के क्लोज में रखेंगे, उनके उस वर्ड के पास में रखेंगे जिस वर्ड को वो एडवर्ब क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो एडवर्ब के साथ पहला नियम ये बिल्कुल याद रखना कि एन एडवर्ब इज प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ड इट मॉडिफाइज, ठीक है। तो जरा ध्यान देना यहां पर। देखो, इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन है, तो इस सेंटेंस में एडवर्ब है टू। इसमें एडवर्ब है टू, जिसका हिंदी में मतलब होता है, और देखो हिंदी में मतलब होता है भी, ठीक है। और ऐसे इसका दूसरा मीनिंग हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो, ठीक है। तो हालांकि टू का मतलब एक और भी होता है, टू का एक और मतलब भी होता है, टू का मतलब बहुत होता है या हद से ज्यादा होता है। तो यहां पर हद से ज्यादा या बहुत के मीनिंग में हम के सेंस में हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये जो यूज हो रहा है सेंटेंस में ना, ये भी के सेंस में हो रहा है, ये भी के सेंस में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो टू है ना, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ठीक है। और आपको यहां पर जस्ट आपको चेक करना है यहां पर कि वो जो एडवर्ब है ये टू, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर आप हिंदी में सेंटेंस बोलोगे तो क्या होगा हिंदी में, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। यानी जो इसका मीनिंग भी है ना, वो किसके साथ आ रहा है, वो मैं के साथ आ रहा है, मैं भी, मैं भी। तो ये भी किसके साथ आ रहा है, ये जो भी है ना, ये किसके साथ आ रहा है, ये मैं के साथ आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो भी है जिसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं, टू लिख रहे हैं, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मैं को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन देखो, आशिक लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि यहां पर जो टू है ना, ये आपने क्या कर दिया, यू के साथ लिख दिया। आपको लिखना था इस टू को आई के साथ, आपने लिख दिया यू के साथ। तो पता है इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम टू नहीं लगाएंगे, अगर हम केवल लिखेंगे आई लव यू, तो इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है। और अगर हम टू जो है ना यू के साथ लगा रहे हैं, हम टू जो है वो यू के साथ लगा रहे हैं,
अगर हम टू को यू के करीब में रखें, इसके नजदीक में रखें, इसका मतलब है कि हम इस टू को इस टू को हम किसे मॉडिफाई करवा रहे हैं, हम यू को करवा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया तुमसे भी, इसका मतलब हो गया तुमसे भी। अब जरा ध्यान देना, अब आप जो सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसका मतलब क्या है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं या फिर मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, बताओ क्या इसका मतलब हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ इसका मतलब ये है, देखो मैं तुमसे भी प्यार करता हूं तो चलो भाई बात बन जाएगा, लेकिन आप जिस तरीके से सेंटेंस को लिख रहे हो ना, आपने टू को किसके साथ लिख दिया है, यू के साथ लिख दिया है। तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, एक होता है तुमसे प्यार करता हूं और एक हो गया तुमसे भी प्यार करता हूं, मतलब और ना जाने कितने होंगे, मतलब और लोगों से भी प्यार करता हूं और तुमसे भी करता हूं। तो यहां पर सामने वाला की अगर ग्रामर अच्छी निकल गई ना, तो आपकी बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। तो ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है, क्योंकि आप यहां पर टू को जो है ना, ये टू एडवर्ब है और इसको यू के पास में रखे हो, तो ये इसको यू को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। लेकिन हम जो बोलना चाहते थे कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, यानी भी किसके साथ आना है, मैं के साथ आना है। तो इसलिए यहां पर टू को इसके नजदीक रखोगे, तो टू को हमने किसके नजदीक रखा, आई के नजदीक रखा। तो यहां पर इस सेंटेंस का मतलब हो गया आई टू लव यू, का मतलब हो गया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, अब आप बोलोगे सर कि लोग तो हमेशा यही बोलते हैं, बोलने वालों को आप क्या कर सकते हो, रोक थोड़ी सकते हो। कुछ गलत चीजें बोल करके, बोल बोल के इतना बार बोले जाते हैं ना गलत चीजें, कि वही चीज लगता है कि सही है, वो बहुत फेमस हो जाते हैं। गलत सेंटेंसेस या गलत वर्ड भी कभी कभी हमारे रोज की बोलचाल की भाषा में इतना फेमस हो जाता है कि वही चीज सही लगता है, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट कंटेक्चुअली दोनों के अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। अब आपको सोचना है कि कौन सा सेंटेंस को हमें कहाँ यूज करना है। तो एडवर्ब को आप उस वर्ड के नजदीक रखो जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। आपको मॉडिफाई करवाना है आई को, और आप रख रहे हो यहां पर, तो इतना दूरी कैसे बनाओगे, ये तो फिर बगल वाला को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। सर एडवर्ब टू का प्रोनाउन यू को भी हाँ हाँ, देखो वैसे तो एडवर्ब जो है ना, हम क्या जानते हैं कि एडवर्ब किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, राइट। लेकिन कुछ वर्ब्स है जो नाउन या प्रोनाउन, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देता है। उसमें से कौन कौन है, ओनली है, टू है, ऑल्सो है, ये सब कुछ ऐसे गिने चुने दो तीन एडवर्ब्स है जो कि नाउन और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा अभी तक। हाँ ठीक है, सभी के सभी नहीं, सभी के सभी नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल टू के पेपर में आपका चेहरा दिख रहा था, मतलब समझे नहीं आपका बात मैंने, ये बात मैं समझ नहीं पाया क्या आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हम आते हैं रियल चीज पे। हाँ, अब रियल चीज पे आते हैं। सबसे पहले देखो, अब हम लोग टाइप्स वाइज चलेंगे कि अलग अलग जो काइंड है एडवर्ब के, कौन से काइंड के एडवर्ब का पोजीशन कहां पर होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं भाई। एडवर्ब्स ऑफ मैनर को हम कैसे पता करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हाउ। तो जिन एडवर्ब का रिप्लाई हाउ से मिलता है ना, समझ लेना कि वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। तो किसी सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ मैनर को हम, देखो अब वो वर्ड्स को आप लिखने बोल रहे हो ना, वैसे एडवर्ब्स को आप बोल रहे हो लिखने के लिए जो कि नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। तो और वैसे एडवर्ब में एक तो टू हो गया, एक हो गया ऑल्सो, और एक अभी हमने क्या बोला था, अभी अभी टू हो गया, ऑल्सो हो गया, देखो अभी मेरे दिमाग से निकल गया, जो कि नाउन, हाँ वनली, देखो वनली, वनली लिख लेना, ठीक है। तो ये ऐसे एडवर्ब्स है जो कि नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है, हाँ। तो देखो आइए हम इस पे आते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर को हमें कहां रखना है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर को देखो कहां रखना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, मेन चीज बता रहा हूं मैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को आपको वर्ब के बाद रखना है, वर्ब के बाद रखना है, वर्ब के मतलब मेन वर्ब के बाद रखना है।
कहीं पर अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना हो तो आप क्या करोगे, उस एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब के बाद यानी मेन वर्ब के बाद लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं और कुछ कुछ में ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस एडवर्ब ऑफ मैनर को मेन वर्ब के ठीक बाद में रखो। लेकिन अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर उस एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब के बाद नहीं बल्कि उस ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के बाद रखो और अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद रखो। यही बात यहां पर बताया जा रहा है। जैसे देखो यहां पर एग्जाम्पल है, कोई भी बात हम एग्जाम्पल से बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जैसे यहां ध्यान देना, शी स्पीक्स फ्लुएंटली। अब देखो शी यहां पर सब्जेक्ट है और स्पीक्स यहां पर हमारा मेन वर्ब है। अब देखो ये जो फ्लुएंटली वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। पता है क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये कैसे का जवाब देगा कि वह बोलती है। कैसे बोलती है? फ्लुएंटली बोलती है। फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह, फटाफट, बिना रुके, बिना अटके, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। और इसे कहां रखा जा रहा है? इसे वर्ब के ठीक बाद में रखा जा रहा है, इसे वर्ब के ठीक बाद में रखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसे वर्ब के, देखो ओनली के अभी और एग्जांपल्स आएंगे, लास्ट लास्ट में ओनली के एग्जांपल्स मिलेंगे अभी, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर देखो वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वर्ब के बाद इस एडवर्ब ऑफ मैनर को रखा गया। लेकिन देखो नीचे वाले एग्जांपल देखना, शी सब्जेक्ट है, स्पीक्स मेन वर्ब है और इंग्लिश देखो ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना तो एडवर्ब को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। देखो एडवर्ब को कहां रखा गया? ऑब्जेक्ट के बाद रखा गया, ऑब्जेक्ट के बाद रखा गया। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसे मत बोलना शी स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। समझ में आ गया? चलो भाई आगे देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जहां तक एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात है तो इसे कहां रखना है? प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ एनी। वही चीज है जो बात अभी अभी हमने एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में जाना, सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ भी और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के साथ भी आपको इन एडवर्ब्स को रखना है कहां? ठीक मेन वर्ब के बाद। और अगर मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के बाद आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम को रखना है। मतलब सेम कंडीशन है उसी के जैसा जैसा एडवर्ब ऑफ मैनर में अभी अभी हमने देखा। तो देखो यहां पर जैसे देखो ही सब्जेक्ट है ना और ये मेट हमारा वर्ब है और यस्टरडे क्या है? यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ही मेट यस्टरडे, ही मेट यस्टरडे, उसने कल मिला, ही मेट यस्टरडे। अच्छा ठीक है, ही मेट हिम, अच्छा उसने किसी और से मिला। अब देखो हिम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। तो अब जो यस्टरडे है ना वो मेट के बाद नहीं रख रहे, यानी वर्ब के बाद नहीं रख रहे, अब ये ऑब्जेक्ट के बाद रखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो आई ड्रॉप्ड देयर, आई ड्रॉप्ड देयर, देखो ड्रॉप वर्ब है और इसके बाद देयर क्या? देयर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इससे प्लेस के बारे में पता चल रहा है। तो इसको कहां रखा गया? वर्ब के बाद रखा गया। लेकिन आई ड्रॉप्ड हिम देयर, अब देखो हिम क्या? हिम ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट के बाद रखना है, ठीक है। तो इन एग्जांपल से आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपका नाम एक बार बढ़िया से देख लेता हूँ, अमिताभ बोस। अच्छा ठीक है अमिताभ, अभी अभी जस्ट मैंने वीडियो को शुरू किया है ना, तो आप बोल रहे हो कि सर कि मल्टीपल एडवर्ब्स के पोजीशन के बारे में आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। पहले मुझे आप ये बताओ, आपको ये कैसे पता चल गया कि मैं मल्टीपल एडवर्ब्स के पोजीशन के बारे में नहीं बताऊंगा इस वीडियो में? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज डिस्कस द ऑर्डर ऑफ मल्टीपल एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो आपको ये बात कैसे पता चला कि ऑर्डर ऑफ मल्टीपल एडवर्ब्स के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं? भाई वीडियो को पूरा कंप्लीट तो होने दो ना। एक क्रिकेट के मैच में बॉलर अपनी गेंद को जब तक हाथ से रिलीज नहीं करता ना, जब तक गेंद एक टप्पा नहीं खाता है ना पिच पे, तब तक बैट्समैन अपना बैट नहीं चलाता है। तो गेंद हाथ से निकले ही नहीं, अब पहले ही बैट चला दिए, ऐसे ऐसे ही लोग आउट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। पहले गेंद हाथ से रिलीज होने दो, ठीक है। हाँ, हम जब बता देंगे और
तब आप पता करना, तब हाँ सर कि ये चीज आपने नहीं बताया इस चीज में, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप अभी तो हमने शुरू ही किया, बताना शुरू ही किया, अभी देखो सेकंड पॉइंट में अभी हमें, है ना। हाँ तो देखिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है ना, अब देखो आप ही के क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, ठीक है, मल्टीपल एडवर्ब्स के बारे में। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही सेंटेंस में ये तीनों तरह के एडवर्ब्स आ जाएंगे। एक ही सेंटेंस में ये मैनर भी आ जाएगा, ये प्लेस भी आ जाएगा, ये टाइम भी आ जाएगा, मतलब तीनों चीज आ जाएगा। हालांकि तीनों एडवर्ब्स की बात करें तो सबके साथ सेम हम व्यवहार करते हैं, मतलब या तो मेन वर्ब्स के बाद या तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर तीनों एडवर्ब अगर एक साथ आ जाए, मतलब मैनर भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए और टाइम भी आ जाए, तब सर हम कैसे क्या करेंगे? यानी पहले मैनर को रखेंगे, पहले टाइम को रखेंगे, या पहले प्लेस को रखेंगे? तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल, ऑर्डर ऑफ मल्टीपल, ठीक है। हाँ तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, पहले पूरा वीडियो, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब में आप कमेंट करके बोल सकते हो कि सर हाँ आपने ये वाला पॉइंट मिस आउट कर दिया, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अगर टेलीग्राम पे नहीं हो ना तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, उसमें मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है, उसमें जा करके आप हमें अप्रोच कीजिए, बोलिए सर हाँ ये वाला पॉइंट आपने नहीं पढ़ाया, ठीक है। मैंने तो ऑप्शन सारा खोल कर रखा है आपके लिए, है ना। तो अब देखो अगर तीनों आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे हम? तो देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए, अगर तीनों आ जाए तो ऑर्डर करना है, एम पी टी रखना है, एम प्लस पी प्लस टी। अगर तीनों आ जाए तो इस ऑर्डर को रखना है, ठीक है। मीडियम प्लेस टाइम आ जाए, तीनों आ जाए तो पहले रखना है एम, एम का मतलब मैनर, फिर रखना है प्लेस, प्लेस ठीक है, पी का मतलब प्लेस और टी का मतलब टाइम, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहां पर? तो देखो जैसे इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो शी क्या है? सब्जेक्ट है। सैंग क्या है? वर्ब है। अब देखो वेल एडवर्ब है, इन द कॉन्सर्ट भी एडवर्ब है, और यस्टरडे भी एडवर्ब है। अब देखो इसमें तीनों एडवर्ब आया, ध्यान देना। जो मैनर होता है ना वो हाउ से पता चलता है, जो प्लेस होता है ना वो वेयर से पता चलता है, और जो टाइम होता है ना वो व्हेन से पता चलता है, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन क्या है। आप मैनर पता करना, क्वेश्चन करो कि हाउ, कैसे। वह गाई, सिंग का मतलब गाना, उसका पास्ट फॉर्म सैंग हो गया। वह गाना गाई, वह गाई, भाई कैसे गाई? बढ़िया गाई। वेल का मतलब क्या होता है? बढ़िया होता है। कैसे गाई? बढ़िया गाई। तो यहां पर वेल क्या हो गया? वेल हो गया मैनर, वेल क्या हो गया? मैनर हो गया, नहीं एम हो गया। अब देखो पूछो कहां गाई? वो गाना गाई कहां गाई? तो कॉन्सर्ट में गाई। कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है? संगीत का आयोजन जो होता है ना, जहां म्यूजिकल, जहां संगीत का कार्यक्रम चलता है उसको कॉन्सर्ट बोलते हैं। तो कहां गई भाई? तो कॉन्सर्ट में गई, तो ये प्लेस हो गया। भाई कब गई? तो कल गई, ये टी हो गया। तो इस ऑर्डर में हमें रखना है, ठीक है। एम पी टी, शी सैंग वेल इन द कॉन्सर्ट यस्टरडे। बात समझ में आ रही है? तो एमपीटी वाला ऑर्डर को आपको यहां पर फॉलो करना है, राइट। समझ में आ गया? अब देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना कि एमपीटी वाले रूल को फॉलो करना है मल्टीपल एडवर्ब्स में, यहां पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको देखो सेकंड सेंटेंस में होने वाला है। ध्यान से देखना। अब दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? देखो पहला वाला सेंटेंस तो मैंने पहले ही करेक्ट लिखा है, ये पहले से करेक्ट है क्योंकि इसमें एमपीटी फॉलो हो रहा है। अब देखो यहां पर अगले जो दो सेंटेंस है ना, एक ही सेंटेंस को हमने दो बार लिखा है, दो अलग अलग तरीके से। दोनों में से कौन सा सही है? तो देखो यहां पर आई एम गोइंग बाई कार देयर टुमारो, मतलब मैं वहां कल कार से जा रहा हूं, मैं कल वहां कार से जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं कैसे जा रहा हूं? कार से जा रहा हूं, तो ये कैसे का जवाब है, यानी कि ये मीडियम है। अच्छा भाई कहां जा रहा हूं? वहां जा रहा हूं, तो देयर क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। भाई कब जाऊंगा? कब जा रहा हूं? कल जा रहा हूं, तो ये टाइम हो गया। अब देखो इसमें हमने एमपीटी वाला रूल अप्लाई किया, हमने पहले लिखा एम, फिर लिखा पी, फिर लिखा टी। तो हमने वही रूल अप्लाई किया जो मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। एमपीटी का अप्लाई किया, लेकिन फिर भी ये वाला सेंटेंस सही नहीं है, ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है। सेंटेंस जो सही है ये नीचे वाला है,
ये नीचे वाला सेंटेंस सही। भाई ये क्यों सही है, यहां पर क्या हो रहा है ऐसा? तो यहां पर पहले प्लेस को लिखा गया, फिर यहां पर क्या किया गया, यहां पर आपको मैनर लिखा गया, और फिर यहां पर टाइम लिखा गया, ठीक है। तो सर ये तो पीएमटी हो गया, आप तो एमपीटी बोल रहे थे, ये तो पीएमटी हो गया। तो ध्यान से समझना, तो जब तीनों एडवर्ब्स आ जाए, मैनर, प्लेस और टाइम तीनों आ जाए, तो आपको दो ही ऑर्डर को फॉलो करना है। एक हो गया एमपीटी और एक हो गया पीएमटी। तो एमपीटी कब फॉलो करना है और पीएमटी कब फॉलो करना है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखो अगर कोई नॉर्मल वर्ब्स होंगे, देखो एडवर्ब का यहां पर काम क्या हो रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर नॉर्मल वर्ब्स होंगे तो आपको करना है एमपीटी वाला रूल, एमपीटी, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब्स ऑफ मूवमेंट रहे, अगर आपका जो वर्ब है ना वो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट रहे, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, तो जब वर्ब्स ऑफ मूवमेंट रहेगा ना तो आपको पीएमटी वाला रूल को फॉलो करना है। पीएमटी। सर वर्ब्स ऑफ मूवमेंट क्या होता है? जिस वर्ब से मूवमेंट के बारे में पता चले, जिस वर्ब से आने या जाने के बारे में पता चले, ठीक है, वैसे वर्ब्स को हम वर्ब्स ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। जैसे गो हो गया, कम हो गया, ठीक है, विजिट हो गया, है ना, विजिट हो गया, वॉक हो गया, वॉक का मतलब चलना या टहलना, ठीक है, ट्रैवल हो गया। तो ये सारे वर्ब्स क्या है, ये सारे वर्ब्स ऑफ मूवमेंट है। ये सारे अच्छा आप सेकेंड सेमेस्टर के हैं क्या? मतलब सर कम्युनिकेशन स्किल के जो पेपर है ना, सारा के क्वेश्चन सारा आ गया था। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आपने कितना लिखा, देखो सारे क्वेश्चंस आ जाना काफी नहीं, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया? हालांकि देखो मैं अभी तक जितना बार भी क्वेश्चन गेस कर रहा हूं ना, 100% तो कभी कोई चीज लड़ता नहीं है, ठीक है। ये मैं 100% लड़ने का मतलब है कि मुझे क्वेश्चन पेपर पहले से पता था, जो क्वेश्चन जिन्होंने क्वेश्चन बनाया ना हम, वो मुझे दिखा दिया था, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ 90%, 70 से लेकर के 90% मेरे बताए गए गेस क्वेश्चन लड़ता ही लड़ता है। और इस बार मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा, देखो एक दिन थोड़ा सा लेट मैं कर दिया, आपके एग्जाम के ठीक एक दिन पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से केवल एक क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस आ गए, एकदम डिट्टो वैसे ही क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाता, मुझे ये नहीं पता है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब एग्जाम हो जाते हैं और मेरे बताए गए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, तब जाकर के लोग मुझे बोलते हैं हाँ सर आप जो भी पढ़ा रहे हैं ना वो बिल्कुल लॉजिकल है और टू द पॉइंट है, और एग्जाम में यही चीज आता है। लेकिन पहले लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, पता नहीं लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट इशू क्या होता है। लेकिन बाकी यूट्यूब चैनल पे लोग झूठ बोल करके कुछ भी पढ़ा देंगे ना, खूब वाहवाही करेंगे उन लोगों का, और पता चलेगा कि एग्जाम में कुछ बन ही नहीं रहा है। तो दो तरह का खुशी होता है बाबू, एक होता है क्लास करने में जो खुशी मिलता है, और एक होता है एग्जाम में। अगर परीक्षा आपका अच्छा चला गया, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वहां वाला खुशी, तो जो एग्जामिनेशन सेंटर का जो खुशी होता है ना, वो अल्टीमेट खुशी होता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे ना, आपको खूब मोटिवेट कर देंगे, आपको खूब इंटरटेन करेंगे, खूब कॉमेडी करेंगे, तुमको खूब मजा आएगा, अरे गजब पढ़ा रहे सर, आपका क्लास में तो मजा आ जाता है। भैया ये मजा आपको एग्जाम सेंटर में आना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन सेंटर में ये मजा आ रहा है आपको, तो समझ लेना कि आपका जीवन सफल है, ठीक है। तो जैसे मैं उस दिन ही आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था लाइव, तो उसमें से कुछ बच्चे बोले सर मजा नहीं आ रहा है। भाई तुम मजा लेने के लिए आए हो कि तुम पढ़ने आए हो कि तुमको एग्जाम देने जाना है, तो तुमको खुद डिसाइड करना है। मतलब हम क्या करें, पढ़ाने छोड़ करके कॉमेडी करें? बोलो, तो फिर वही काम करते हैं, पढ़ाने छोड़ के कॉमेडी का काम करते हैं। 10 झूठ बोलेंगे, आप लोगों को सही लगेगा कि हाँ देखो भाई, आई के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा दोगे चलेगा, है ना, आई के साथ प्लूरल वर्ब भी लगा दो, मतलब मैं कुछ भी बोल दूं, ठीक है, आप लोग उस चीज को मान लीजिए। तो देखो झूठ हमें बोलना आता नहीं है, जो रियल चीज है वही चीज पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ। और आप सोचेंगे कि आप सर पूरा छोड़ करके कॉमेडी कीजिए, हम लोगों को मोटिवेट कीजिए, तो मोटिवेशनल चैनल बहुत सारा है, संदीप महेश्वरी वगैरह का वीडियोस वगैरह देखा कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन देखो, किसी का सक्सेस स्टोरी देख करके मोटिवेशन आने से कोई फायदा नहीं है। जब आप खुद फेल करके खुद सीखते, लाइफ
का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है। ठीक है, आजकल लोग मोबाइल ले लेंगे, अपने बेड पे बैठे बैठे 10 रील देखेंगे, 10 मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, खूब अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन काम 1 पैसा का नहीं करेगा। लोग एफर्ट 1 पैसा का नहीं लगाएगा, केवल मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। देखो, तो अगर नॉर्मल वर्ब्स होंगे, तो नॉर्मल वर्ब्स को अगर क्वालिफाई करना है तो एमपीटी, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये वाला जो एग्जांपल आप देख रहे हो ना, पहला वाला एग्जांपल, ये नॉर्मल वर्ब का। देखो सिंग कैसा वर्ब है, ये मूवमेंट वाले वर्ब नहीं है, ये नॉर्मल वर्ब है। तो यहां पर देखो पहले एम आया, फिर आया पी, और फिर आया टी। लेकिन देखो यहाँ जो गो है ना, गो का मतलब जाना होता है, ये मूवमेंट के बारे में बात करता है। तो मूवमेंट वाले वर्ब्स में हमें एमपीटी नहीं बल्कि पीएमटी लगाना होगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस कारण से यहाँ एमपीटी होने के बावजूद भी गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो वर्ब यूज हो रहा है ये मूवमेंट वाला है। तो यहाँ पीएमटी यूज कर लो, तब सही हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री का। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री दोनों के साथ सेम व्यवहार होता है। तो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री कहाँ लगाना है भाई? फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो वैसे पता करना है तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, हाउ ऑफन पता करना है। तो क्वेश्चन करो हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है? हाउ ऑफन का मतलब होता है कितने बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम कितने बार हो रहा है। ठीक है, बारंबारता के बारे में बात करता है। और डिग्री पूछना है तो क्वेश्चन करो हाउ मच करो। डिग्री पूछना है तो हाउ मच का सवाल करो, पता चल जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम कहां रखते हैं, इसको कहां रखना है, तो ध्यान देना, इसको कहां रखना मैं बता रहा हूं। बोला जा रहा है कि प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब, मतलब इसको रखना है मेन वर्ब के पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ डिग्री को रखना है मेन वर्ब के पहले। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम मेन वर्ब के बाद में रख रहे थे, लेकिन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री को हम मेन वर्ब के ठीक पहले रख रहे हैं। ठीक है, उसके पहले रख रहे हैं। एंड आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। तो ध्यान देना, कुछ सेंटेंस में वर्ब 1 वर्ड का होता है, कुछ सेंटेंस में वर्ब 2 वर्ड का होता है। अगर 2 वर्ड का होगा तो एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब। तो अगर किसी सेंटेंस में देखो अगर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना भाई, मेन वर्ब के पहले रख दो एडवर्ब को। लेकिन अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी है तो क्या करना है, मेन वर्ब के पहले रखना है बिफोर में, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में रखना है। अब जैसे देखो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री को कहां रखना है, यहां रखना, देखो यहां पर रखना है, एडवर्ब को यहां पर रखना है, यानी मेन वर्ब के पहले लेकिन हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में रखना। Very good afternoon to you, sir, and very nice video and nice explain that unit. Okay, thank you so much for this nice appreciation. See, देखो तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, तो इस सेंटेंस में वर्ब है हेल्प, हेल्प वर्ब है। क्या कोई हेल्पिंग वर्ब भी है इसमें, क्या कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी? सर कोई हेल्पिंग वर्ब कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो ये देखो ऑलवेज क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार। ठीक है, तो मैं तुम्हें हेल्प करता हूं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, कितने बार करता हूं, हमेशा करता हूं। तो ये देखो हमारा मेन वर्ब है, जब मैं वी लिखूंगा तो समझ जाना कि ये मेन वर्ब है। और ये जो एडवर्ब है ना कहां पर आ रहा है, मेन वर्ब के ठीक पहले आ रहा है, उसके पहले आ रहा है, राइट। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। अब देखो इसमें मेन वर्ब ये है और हैव क्या है, हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो क्या हो रहा है, एडवर्ब कहां आ रहा है भाई, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हुआ एडवर्ब। ठीक है, ये हुआ एडवर्ब।
अब ये वाला एग्जांपल देखना, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू, है ना। तो ट्रस्ट क्या है, हमारा मेन वर्ब है, और कंप्लीटली कैसा एडवर्ब है, कंप्लीटली कैसा एडवर्ब है, कंप्लीटली है डिग्री बताने वाला कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूं। भाई कितना ट्रस्ट करता हूं, पूरा ट्रस्ट करता हूं। तो ये हो गया वर्ब हो गया, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो एडवर्ब कहां पर आ रहा है, मेन वर्ब के पहले आ रहा है। ये कंप्लीटली क्या एडवर्ब है जो कि मेन वर्ब के पहले आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अभी देखो, आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन हर, तो देखो फॉरगॉटन क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया, और हैव क्या हो गया, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है और मेन वर्ब के पहले आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहां थोड़ा सा इसके साथ कुछ कंडीशन है, ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है ना, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, है ना, तो ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, और कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है। जैसे देखो, पहले हम एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे हाँ, अगर मैं लिखता हूं कि आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, तो देखना यहां पर ईटन जो है ना, ये हमारा मेन वर्ब है, और हैव क्या है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो यहां पर जो हैव है ना, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब यही मेन वर्ब है हमारा, यही मेन वर्ब है। अगर आप हैव को यहां पर हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब भी चाहिए। तो कार तो वर्ब नहीं है भाई, कार तो वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में बस एक ही वर्ब है जो कि हैव है, तो वही मेन वर्ब है। तो इसको आप हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना। यहां पर हैव जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, उसी तरीके से और देखो, जैसे हमने लिखा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब देखो, टीचिंग हमारा मेन वर्ब है, और एम क्या है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखना, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, बताना इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ठीक है, अगर आप यहां पर एम को बोल रहे हो ना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो गलत हो आप, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि इसके अलावे सेंटेंस में दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं। भाई टीचर वर्ब थोड़े होता है, ये टीचर जो है वो वर्ब थोड़े हो, तो नाउन है। तो यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। लेकिन यहां पर एम जो है ना, वो मेन वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको अभी बताया, हाँ मैंने अभी आपको बताया क्या ना, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है और मेन वर्ब के पहले रखना है। जहां तक एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री का बात है, तो आपको एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है और मेन वर्ब के पहले रखना है। लेकिन कभी कभी देखो कंडीशन क्या हो जाता है, ये जो हैव, हैज, हैड देख रहे हो ना, या इज, एम, आर, वाज, वेयर देख रहे हो ना, ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का काम ना करके ये मेन वर्ब का काम कर देता है। तो सर अगर वो मेन वर्ब का काम कर देगा तब कहां पर रखना है, तो इसीलिए इस पॉइंट को अलग से बताया गया। देखो ध्यान देना, अभी ध्यान देना कि यहां पर जो हैव है ना, यहां जो हैव है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि पेशेंस तो वर्ब होगा नहीं, पेशेंस तो भाई नाउन है, ये तो नाउन है ना। दे हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और देखो नेवर एडवर्ब है, देखो एडवर्ब कौन है, नेवर है। तो एक चीज ध्यान देना, देखो प्लेस्ड बिफोर, देखो यहां क्या लिखा हुआ, बिफोर, प्लेस्ड बिफोर हैव, हैज या हैड। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हैव, हैज या हैड अगर मेन वर्ब का काम करे, हेल्पिंग वर्ब का नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं, अगर ये मेन वर्ब का काम करता है ना, तो एडवर्ब को, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री को इसके पहले रखना है, इसके पहले रखना है। कब, इफ दे आर मेन वर्ब्स, जब वो
मेन वर्ब्स का काम करे, ठीक है। तो यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, इसीलिए हैव के पहले इस एडवर्ब को रखा जा रहा है, ठीक है। नेवर एडवर्ब है, कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद देखना, ही ऑलवेज हैज सम आइडियाज। तो देखो हैज क्या है? हमारा मेन वर्ब है, और ऑलवेज जो यहां पर है, ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब है, इसके ठीक पहले रखा गया। अगर ये हैव या हैज अगर हेल्पिंग वर्ब होता ना, तो एडवर्ब को हम इसके बाद रखते हैं, बट ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, इसीलिए इसके पहले रखा जा रहा है, ठीक है। और देखना, आई हार्डली हैड एनी प्रॉब्लम। अब देखो हैड यहां पर मेन वर्ब है, तो हार्डली जो एडवर्ब है ना, इसके ठीक पहले आ रहा है, इसके पहले आ रहा है, मेन वर्ब के पहले आ रहा है, ये एडवर्ब है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो जी देखो, अब वही कंडीशन अगर हम इज एम आर वॉज वर के साथ अप्लाई करें कि अगर इज एम आर वॉज वर, अगर इज एम आर वॉज वर ये हेल्पिंग वर्ब का काम ना करके अगर ये मेन वर्ब का काम करे, इफ दे आर मेन वर्ब्स, तो हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री को कहां रखेंगे? आफ्टर रखेंगे, बाद में रखेंगे। हालांकि इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, अगर इज एम आर अगर हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों में से कुछ भी हो, हर हाल में हम एडवर्ब इसके बाद ही में रखेंगे, इसके पहले नहीं रखेंगे। आपने देखा होगा कि अगर इज एम आर वाज वेयर अगर ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है तो भी हम इसके बाद ही रखते हैं, और मेन वर्ब का काम करता है तो भी हम इसके बाद ही रखते हैं। हैव के साथ ये कंडीशन नहीं है, हैव के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो बाद में रखेंगे और मेन वर्ब है तो पहले रखेंगे, लेकिन इज एम आर वाज वेयर के साथ दोनों स्थिति में आप एडवर्ब्स को बाद में ही रखो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, ठीक है। तो जैसे ध्यान देना, देखो इन तीनों सेंटेंस में जैसे कि एम हो गया, इधर वॉज हो गया, इधर वर हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं। तो ये क्या है? ये मेन वर्ब है। तो एडवर्ब कहां रखा जा रहा है? इसके बाद में रखा जा रहा है, ठीक है। ये एडवर्ब है। एडवर्ब कहां रखा जा रहा है भाई? देखो एडवर्ब कहां रखा जा रहा है? इसके बाद में रखा जा रहा है, देखो इसके बाद में रखा जा रहा है, एडवर्ब को इसके बाद में रखा जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एडवर्ब को कहां रखा जा रहा है? नेबर, देखो किसके बाद? इसके बाद में रखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इज एम आर वॉज वेयर के केस में क्या करना है? एडवर्ब को इसके बाद में रखना है। समझ में आ गया? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इज एम आर वॉज वेयर के पहले रख देते हैं, लेकिन वो जो यूज है ना वो उतना फेमस नहीं है, वो उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हम इसके पहले रख देते हैं किसी बात पे जोर देने के लिए। जैसे देखो, आई एम ऑलवेज हैप्पी, अगर हम इसको भी लिख दे तो गलत नहीं होगा, आई ऑलवेज एम हैप्पी, आई ऑलवेज एम हैप्पी। अब देखो यहां पर जो है ना, कि हम एम के पहले रख रहे हैं, ये ऑलवेज को एम के पहले रख रहे हैं, तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है, लेकिन कब? ये जो हो रहा है ना, ये हम स्ट्रेस डालने के लिए, किसी बात पे जोर डालने के लिए, यानी हम यहां पर क्या कर रहे हैं ना, यहां पर हम पूरे सेंटेंस में ज्यादा जोर डाल करके बोल रहे हैं। मतलब मैं अवश्य खुश रहता हूं, मैं अवश्य खुश हूं, यानी ऐसा हम तब करते हैं जब सेंटेंस को और भी पावरफुल बनाते हैं, मतलब स्ट्रेस डालते हैं, लेकिन ये उतना प्रचलन में है नहीं, ठीक है। तो कभी कभार एक आध दो सेंटेंस ऐसे भुलाए भटका अगर ऐसा मिल जाए ना, तो समझ लेना कि ऐसा ऑथर इसलिए कर रहा है ना क्योंकि उस बात पे जोर देना चाहता है, अदरवाइज आपको यही वाले रूल को फॉलो करना जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। हैव हैज हैड से पहले हेल्पिंग वर्ब ना होकर वी हो और एम इज आर है तो भी मेन वर्ब, ठीक है। चलो ध्यान देना, समझ में आ गया। अब देखो इनफ के बारे में बात करते हैं। देखो इनफ को कहां रखना है? बहुत लोग इनफ को सही से यूज नहीं कर पाते। इनफ को कहां पर रखना है? बहुत सिंपल है, बस इसके साथ दो ही रूल है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है आफ्टर द एडजेक्टिव, इनफ को कहां रखना है? एडजेक्टिव के बाद में रखना है, ठीक है। जिस एडजेक्टिव को इनफ
जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा उसको उस एडजेक्टिव के बाद में रखना है। लेकिन अगर इनफ एडजेक्टिव को मॉडिफाई ना करके वो नाउन को मॉडिफाई करे तो उसके पहले रखना है, सिंपल सी बात है। देखो, अगर इनफ जो है वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, अगर इनफ जो है वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो इनफ को एडजेक्टिव के बाद में रखो, इनफ को इस एडजेक्टिव के बाद में रखो, ठीक है। लेकिन अगर इनफ किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, अगर इनफ किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो इनफ को इसके पहले रखो, इनफ को, भाई क्या लिख रहे हो, इनफ को इसके पहले लिखो, इनफ को इसके पहले लिखो, ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो बाद में रखो, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो पहले रखो, ठीक है। यही बात इनफ के साथ बताया जा रहा है। जैसे देखो, देखिए, द स्टोरी वॉज इनफ गुड। अब देखो, गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, ये गुड एडजेक्टिव है। और मैंने क्या बताया आपको कि अगर एडजेक्टिव को अगर ये मॉडिफाई करेगा तो इसके पहले नहीं, ये इनफ वर्ड इसके बाद में जाना चाहिए था, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है, ये सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस सही होगा, द स्टोरी वॉज गुड इनफ। तो देखो यहां पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और इनफ को कहां रखा जा रहा है, इसके बाद में रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहां पर इनफ का पोजीशन सही जगह पे आया है। अब देखो यहां पर जो इनफ है ना, वो टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, और टाइम क्या है, नाउन है। टाइम क्या है भाई, टाइम नाउन है। और अगर इनफ जो है वो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो उसके बाद में रखना गलत हो जाएगा, हमें उस नाउन को पहले रखना पड़ेगा, हमें उस नाउन के पहले में इनफ को रखना पड़ेगा। ये तरीका सही है, ठीक है, समझ में आया। ये तरीका सही है। देखो, पर्पस वाला जो बात होता है ना, वो एडजेक्टिव में होता है बाबू, ठीक है, वो एडजेक्टिव में होता है, एडवर्ब में नहीं होता है। आप जो पर्पस वाला बात पूछ रहे हो ना, वो एडजेक्टिव में होता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। एडजेक्टिव के चैप्टर आप देखना प्लेलिस्ट में जाकर के, वो चीज मैं बता चुका हूं। एडवर्ब में वो चीज नहीं है। हाँ, क्लियर है। अब देखो वनली के साथ कंडीशन देखो, वनली के साथ कंडीशन देखो, वही कंडीशन जो मैं टू वाला में बता रहा था। तो वनली को जो एडवर्ब ये है, वनली, वनली को आपको उस वर्ड के ठीक पहले रखना है। वनली को जो है ना, उस वर्ड के ठीक पहले, जस्ट बिफोर, उस वर्ड के ठीक पहले रखना है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। क्योंकि अगर आप मॉडिफाई किसी और को करवाना चाहोगे और वनली को रखोगे कहीं और पर, ठीक है, तो उसका मीनिंग वो मीनिंग नहीं होगा जो आप चाहते हैं, उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। तो इसलिए वनली के साथ बिल्कुल केयरफुल रहना कि कहां पर आपको लगाना है, आप किसको मॉडिफाई कराना चाहते हैं। जैसे देखो यहां पर हमने यहां पर अलग अलग एग्जाम्पल लिखा, तो अलग अलग एग्जाम्पल में देखो अलग अलग मीनिंग निकलेगा इसका। सेंटेंस लगभग सेम है। देखो सभी जगह सब्जेक्ट में रॉबिन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में रॉबिन है ना, नाउन में रॉबिन है। अब यहां पर देखो वनली अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है। यहां पर जो वनली है ना, ये हम रॉबिन के पहले ला रहे हैं, रॉबिन के पहले ला रहे हैं। तो यहां पर हम किसको मॉडिफाई करवा रहे हैं, रॉबिन को कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं ना कि यहां पर वनली जो है ना, ये रॉबिन को मॉडिफाई करे, यानी इस नाउन को मॉडिफाई करे। तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली रॉबिन सॉ माई परफॉर्मेंस, ओनली रॉबिन सॉ माई परफॉर्मेंस। तो केवल रॉबिन ने ही मेरा परफॉर्मेंस को देखा, यानी रॉबिन के अलावा दूसरा कोई और व्यक्ति नहीं देखा, केवल रॉबिन ने ही मेरा परफॉर्मेंस देखा, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वनली को मैं वर्ब सॉ के पहले लगा दूं, तो रॉबिन ओनली सॉ माई परफॉर्मेंस, रॉबिन ओनली सॉ माई परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब है कि रॉबिन जो है केवल मेरे परफॉर्मेंस को देखा और कुछ नहीं किया। देखने के बाद वो ताली वाली नहीं बजाया, कमेंट वमेंट कुछ नहीं किया, अप्रिशिएट वगैरह कुछ नहीं किया, ठीक है, चीयर वगैरह, चीयर करते हैं ना लोग, चीयर भी नहीं किया, ठीक है, केवल देखा वो और कुछ नहीं किया। रॉबिन केवल मेरा परफॉर्मेंस देखा और कुछ नहीं किया वो, इसका ये मतलब हो गया। अच्छा, अगर मैं ओनली को यहां पर लगा दूं इस माई से पहले, तो अब ये माई को क्वालिफाई कर रहा है, ये माई को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया रॉबिन सॉ ओनली माई परफॉर्मेंस, यानी कि वहां पर और भी कितने लोगों की परफॉर्मेंस चल रही थी,
लेकिन रॉबिन जो है ना सबका परफॉर्मेंस नहीं देखा, केवल मेरा परफॉर्मेंस देखा, इसका ये मतलब हो गया। उसके बाद देखो क्या है, रॉबिन सो माई ओनली परफॉर्मेंस। अब देखो ओनली किसके पहले है, परफॉर्मेंस के बाद, यानी मैंने अपने जीवन में केवल एक ही परफॉर्मेंस दिया है और वो मेरा एकमात्र परफॉर्मेंस था, वो मेरा केवल एकमात्र परफॉर्मेंस था जिसे रॉबिन ने देखा। तो आप देख रहे हो कि अगर आप उसी सेंटेंस में अगर ओनली एडवर्ब को अलग अलग जगह पे पुट कर रहे हो, अलग अलग जगह पे लगा रहे हो, तो उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए हमेशा केयरफुल रहना है आपको कि कहां पर हमें ओनली को लगाना है, हम किसको मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर भी रखोगे ना, जिसके पहले रखोगे उसी के हिसाब से मीनिंग निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो अभी मैंने कुछ कुछ अभी रिसेंट में कुछ कमेंट हमने पढ़ा है। रिसेंट में हमने जो कमेंट पढ़ा है ना, तो उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे पहला चैप्टर लोग पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लोग, सेकंड चैप्टर पढ़ा या थर्ड चैप्टर पढ़ा, और इसके बाद बार बार कमेंट कर रहा है, सर नेक्स्ट वीडियो प्लीज, सर नेक्स्ट वीडियो प्लीज, नेक्स्ट वीडियो प्लीज। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो आप मांग रहे हैं। आप चौथे चैप्टर को मांग रहे हैं या पांचवें चैप्टर के बारे में बोल रहे हैं, छठे चैप्टर के बारे में बोल रहे हैं? भाई यहाँ टोटल अभी तक हम लोग 37 नंबर चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और आप पहला दूसरा वीडियो में जाकर के कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक नहीं करते हो। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया कीजिए। देखो रेन एंड मार्टिन पे अभी तक यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 51, अभी तक 51 वीडियोस यहाँ पर आ चुके हैं। टोटल 37 चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। तो प्लीज आप एक बार पहले प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, तब कमेंट कीजिएगा सर के नेक्स्ट वीडियो। हाँ, ऐसा होगा कि 37 चैप्टर आपने पढ़ लिया और इसके बाद 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कीजिए सर नेक्स्ट वीडियो, या फिर चैप्टर नंबर 38 कमेंट कीजिए। आप पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर में लिख देते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो भाई नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी है प्लेलिस्ट में, पहले से जाकर देखो तो सही। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता देता हूं कि प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो अगला जो चैप्टर आएगा ना, वो 38 नंबर, वो भी एडवर्ब से रिलेटेड होगा, एडवर्ब से होगा, लेकिन एडवर्ब का वो आखिरी वीडियो होगा जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब के करेक्ट यूसेस के बारे में बताऊंगा। और जो उसके बाद का जो चैप्टर आएगा वो आएगा सबसे खतरनाक चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। बहुत लोगों का इंतजार है प्रेपोजिशन का, तो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बस चैनल को लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा। कमेंट किया कीजिए। आप लोगों को बोलने के बाद भी प्रीवियस वीडियो में आपने कमेंट नहीं किया, जितना कमेंट देना चाहिए था नहीं दिया। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दे देता हूं, और आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में लिख करके बताइएगा कि इसमें एडवर्ब के पोजीशन से रिलेटेड क्या यहां पर गड़बड़ी है, क्या गलती है। ठीक है, तो मैं यहां पर सेंटेंस लिख देता हूं। ठीक है, देखो, एनीवन कैन सी the real problem anyone can see the real problem if carefully examined, तो ये सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस है, एनीवन कैन सी द रियल प्रॉब्लम इफ केयरफुली एग्जामिन। अब इस सेंटेंस में बताना है कि एडवर्ब के पोजीशन से रिलेटेड यहां पर क्या गलती है, एडवर्ब के पोजीशन से रिलेटेड यहां पर क्या गलती है। एनीवन कैन सी द रियल प्रॉब्लम इफ केयरफुली एग्जामिन, बताइएगा इसमें कि एडवर्ब के पोजीशन से रिलेटेड क्या गलती है। आप लोग कमेंट में, वीडियो के कमेंट में लिख करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।